नमस्कार। इस साल के पहले वीडियो है। इस वीडियो से हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक ही विषय को लिया है और उसी विषय के बारे में हमने बात किया है। तो आज से हम ये करेंगे कि जो भी घटनाएँ हुई हैं 1 महीने में, उस सब की इम्पोर्टेंट घटना की कोशिश करेंगे। इसकी एक पहली कोशिश है ये पहली वीडियो। 7 विषय के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे पुतिन की भारत विजिट जो दिसंबर को में हुई थी, उस ये वो पहली बात होगी। सेकंड होगी अमेरिका की बड़ी कंपनियां अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भारत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी होगी मोदी जी की 3 देशों की यात्रा, उसे हमें क्या फ़ायदा हुआ। चौथी होगी ऑस्ट्रेलिया में हुए जूस पीपल के ऊपर हुए टेररिस्ट अटैक। फिर बात करेंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, बांग्लादेश इज बर्निंग, स्पेशली हिंदूज आर बीइंग टारगेटेड। उसका क्या अंत होगा, उसका क्या प्रभाव हिंदुस्तान पे पड़ रहा है। फिल्मों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस बार हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है धुरंधर। वाई धुरंधर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, उसका असर और इम्पैक्ट नॉट ओनली हिंदी सिनेमा पे, पूरे भारत के पूरे सिनेमा पे कैसे हो रहा है, तो क्या होगा। Home Ashes series in a row. A team that is beginning to leave a true legacy. They win the final test match. They win. क्रिकेट को जो एशेस हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए टेस्ट सीरीज, वनडे और 2020 की आउटकम के बारे में, पुतिन की इंडिया विजिट के बारे में। पुतिन जी ने इंडिया को 4th और 5th को आए थे। मोदी जी ने उन्हें स्वयं पर्सनली जाके प्रोटोकॉल तोड़ के उनको इन्वाइट किया था। एक ही कार में गए थे ना, वो मोदी जी की लैंड रोवर उनके ऑफिशियल व्हीकल या पुतिन जी की ऑफिशियल व्हीकल और उसमें नहीं गए। इंस्टेड दे चोजन टोयोटा फॉर्च्यूनर। पता नहीं क्यों उस व्हीकल को चूज किया, मुझे आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट। पर इफ Modi ji had chosen a Japanese band to give a message to West and America that we are avoiding your vehicle, he would have taken Putin in his own car, Land Rover, which is owned by our own Tatas. और if अगर आपको टोयोटा ही यूज़ करना है तो कुछ संदेश देना है, तो instead you have used Lexus, वो एक लग्जरी ब्रांड है, या लैंड क्रूजर, वो एक अच्छा कार था। वाई फॉर्च्यूनर चूज किया मुझे पता नहीं है। 1-on-1 डिनर हुआ था, 2 घंटे बात हुई थी, पता नहीं क्या बात हुआ। कुछ न्यूक्लियर और डिफेंस के ऊपर बात किया होगा। इस डील होने की एक्सपेक्टेशन थी, पर कोई भी डिफेंस डील ओपन सोर्स पे या पब्लिक को बताया नहीं गया। जो भी डील हुआ है सभी ट्रेड डील हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप भारत और रशिया के बीच की जो ट्रेड है वो है $69 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। उसे अगले 5 साल में 2030 तक $100 बिलियन के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी उस 69 बिलियन में $45 बिलियन तो हम रशिया से ऑयल ही खरीद रहे हैं।
सो बाकी जो बचा है 15 प्रॉब्ली अराउंड 14 to 15 बिलियन डॉलर्स, वही हमारी एक्सपोर्ट है रशिया को। उसे हमें ज़्यादा करने की उसे ज़्यादा करना पड़ेगा। स्पेशली कौन कौन से मार्केट है वहाँ पर हमें टैप करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लायंसेस और गारमेंट्स, अपैरल्स, ये जो मार्केट है वहाँ पर हम टैप कर सकते हैं। इनफैक्ट टूरिज़्म और होटल्स को भी हम टैप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से वेस्टर्न और अमेरिकन कंपनीज वहाँ से चले गए हैं। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, केएफजी ने वहाँ से रशिया से उनका नाता छोड़ दिया। सो आवर ओन ब्रांड्स कैन गो एंड ओपन एन होटल्स और रेस्टोरेंट, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स दैट, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो हो सकता था। मोदी जी की पुतिन और मोदी जी की मुलाकात से पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उनके प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, और उसके पहले राजनाथ सिंह ने उनके डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के डिफेंस के टॉप ऑफिशियल से बात हुई थी। ये दोनों बात हुई थी। क्या बात हुई थी, क्या आउटकम है, वो भी राजी रखा गया, कोई बता नहीं गया। चेन्नई वाडालोस्की सी रूट का एक बहुत से पहले ये काम हो रहा है, उस सी रूट को ओपन करेंगे। इसका मतलब है कि चेन्नई से वाडालोस्की, वाडालोस्की कहाँ पर लोकेटेड है, वो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, नियर चाइना, वेरी नियर टू चाइना, कोरिया एंड जापान। उस रूट को क्यों चुना गया, क्योंकि बाकी जब एरिया पोर्ट्स जहाँ रशिया के बहुत से पोर्ट्स हैं, स्पेशली इन द नॉर्थन एंड वेस्टर्न, वहाँ पर आर्टिक ओशन है, और आप सबको तो पता है आर्टिक में तो हमेशा ठंड रहती है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स वहाँ पर तो सी रूट क्लोज ही होता है। इसलिए हमने ये रूट चुना है, विच इज़ मच क्विकर, सेफर एंड वेरी लेस एक्सपेंसिव। इससे क्या होगा कि हम जहाँ जो भी मैन्युफैक्चर हम यहाँ से कर रहे हैं इंडिया से, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, जो भी हो, गारमेंट्स जो भी हो, वो हम चेन्नई पोर्ट से वो रशिया के वाडालोस्की पोर्ट पर तक लेके जाएंगे, और वहाँ से जो भी हमें चाहिए वो वहाँ से आएगा। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट, लोगों सोच रहे हैं कि हम रशिया से डिफेंस के मटेरियल, न्यूक्लियर, ऑयल, एनर्जी खरीद रहे हैं, लेकिन आप सबको बहुत हैरानी होगी कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर्स बनाता है। इट मेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंड ये सारी दुनिया को बेचते हैं। अब भी हम अपने यहाँ भी बनाते हैं, और ज़्यादातर हम चाइना से लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और हम ज़्यादा रशिया से लेंगे। कैसे करेंगे, इसमें एक मास्टर स्ट्रोक दोनों देशों ने किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग शिफ्ट जो अमेरिकन बेस्ड पेमेंट गेटवे है, कि जो भी कंट्री किसी भी कंट्री से पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेते हैं, इट हैज़ टू गो थ्रू शिफ्ट। पता है कि अमेरिका के एक बैंक से हम जो भी पे करेंगे अमेरिका के बैंक को जाएगा, अमेरिका का बैंक विल पे टू दैट बैंक। So instead of doing that, which has become a very very dangerous thing, especially जो बाइडेन, जो ट्रम्प के पहले थे, उन्होंने जब यूक्रेन और रशिया के वार शुरू हुआ था, तो उन्होंने शिफ्ट को एक वेपन की तरह यूज करके रशिया को शिफ्ट से बाहर कर दिया, सो दैट इट डज नॉट डू एनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। क्या पता हम कल हमको भी ये करना पड़े, क्योंकि आपको पता है 2 दिन पहले तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने कब्जा कर दिया। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसलिए हमें अमेरिका के ऊपर टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, कोई भी डिपेंडेंस, नॉट ओनली अमेरिका, किसी के देश के ऊपर हमें डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आज जो भी ट्रेड होगा वो रुपी और रशिया के करेंसी रूबल से होगा। उसके लिए उन्होंने अपना एक बैंक भारत में भी खोल दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, उससे हम पूरे ट्रेड कर सकते हैं। वो एक अच्छा मूव है। उसके बाद हुआ है लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्या इसका मतलब ये है कि रशिया की जो भी शिप्स हैं, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, वो हमारे यहाँ पोर्ट में आके रुक सकते हैं फॉर स्टॉपेज, फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर अदर थिंग्स। हमारा कोर्स तो बहुत बड़ा है, फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश टू ओडिशा एंड बंगाल। सो बहुत बड़ी करनी।
इससे एक ऐसा फैक्ट था जो किसी को खबर नहीं थी कि ये होगा। और उसमें एक खूबी है कि ये एक सिविल अग्रीमेंट की तरह इसे डील किया गया, ना कि मिलिट्री अग्रीमेंट, क्योंकि इसमें क्या है कि बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन शिप्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रेड एंड फॉर मिलिट्री शिप्स, सभी नेवी की भी शिप्स यहाँ पर आके स्टॉप ओवर फॉर मेंटेनेंस अदर थिंग्स होते हैं। और आपका सबको तो पता है मिलिट्री शिप तो कुछ दे डोंट कम टू एनी कंट्री फॉर जस्ट फॉर टाइम पास और स्टॉप ओवर, उसमें तो कुछ बहुत कुछ होता है, बहुत बड़े गहरे संबंध हैं डिफेंस में। तो सबको उम्मीद थी कि सुकोई 57E का टीओटी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होकर भारत में बन सकता है 100 से या 150 तक, 150, और S-500 की बात होगी। लेकिन इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं हुई या नहीं हमें पता नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि S-400 का और 5 बैटरीज और एक 5 यूनिट खरीदने की डील हो गई है, वो अच्छी बात है। हमारे पास अब 3 हैं, दो एक इस वर्ष में आए, दोनों ही इस वर्ष में डिलीवर हो जाएंगे। उसके बाद बाकी 5 हम कहाँ पर इसे इंस्टॉल करेंगे? जो पहले 5 है उसे हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिप्लॉय किए हैं। पाकिस्तान के लिए 2, रशिया का 4, चाइना के लिए 3, बाकी जो 5 है वो हमारे कोस्टल एरिया को पूरा गार्ड करेंगे। इससे होगा कि हमारा एक सुदर्शन चक्र जैसा बनेगा, जिससे कि हम पूरे भारत की रक्षा कर सकते हैं। इस रेडार सिस्टम वो एक दुनिया का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एकमात्र ऐसा रेडार सिस्टम है जो कि अराउंड 8000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। तो सोचिए कि हम यहाँ बैठ कर पूरे यूरोप, रशिया और चाइना का हम वी कैन कीप एन आई ऑन दैट, and if you install them in a particular place, even anything that we can track even from अमेरिका से भी हम ट्रैक कर सकते हैं। बारे में किसी कोई खबर नहीं आई क्योंकि पता नहीं, वो टॉप सीक्रेट है। बट एक हिल की तरह होता है, बहुत बड़ा होता है कंपेरेटिव टू अदर रेडार सिस्टम, और उससे ऑपरेशन करना भी बहुत बहुत ही यू नीड लॉट ऑफ स्किल। इवन अमेरिका डजंट हैव सच ए सोफिस्टिकेटेड रेडार सिस्टम, सिर्फ रशिया के पास है। वो कहते हैं कि अराउंड $4 बिलियन का होगा। तो $100 बिलियन का ट्रेड डील है और $4 बिलियन का डिफरेंस। आई थिंक इफ इंडिया साइंस दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल मोस्ट इक्विपमेंट परचेज बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड सो फार। आज की तारीख में 1 बिलियन हो गया, 9,000 करोड़। सो सोचिए कि अराउंड 36,000 करोड़ एक रेडार सिस्टम के लिए स्पेंड कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खबर ये भी है कि उसे कर्नाटका के एक नॉर्थन रीजन, नॉर्थन वेस्ट नियर टू तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के एक जगह पे उसे इंस्टॉल करने के काम चल रहा है, बट वो दैट हैज बीन केप्ट वेरी वेरी सीक्रेट। वो एक मुझे बहुत उम्मीद थी, वो बाहर नहीं आई। पर जो भी हो, पुतिन का इंडिया विजिट बहुत ही अच्छा रहा, वेरी 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 फ्रूटफुल रहा। Technology giants are doubling down on India. US firms have committed a combined $67.5 billion to India's AI and data center expansion. Microsoft plans to invest $17.5 billion in AI projects. Amazon has announced a $35 billion commitment over 5 years. Google is investing $15 billion through data center partnerships with Adani Group and Bharti Airtel, with India holding nearly 1/5 of the world's data. These investments पुतिन जाने के सिर्फ 4 दिन के बाद 9 और 10 ऑफ दिसंबर को अमेज़न ने ऐलान किया है कि दे विल इन्वेस्ट अनदर $35 बिलियन एक्स्ट्रा। गूगल विल इन्वेस्ट अराउंड $20 बिलियन एक्स्ट्रा, एंड माइक्रोसॉफ्ट विल इन्वेस्ट 17.5 बिलियन डॉलर्स। इस सबको जोड़ेंगे तो अराउंड कम से अराउंड आता है $70 to $75 बिलियन। बहुत बड़ी डील हुई है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने दे हैव चोजन हैदराबाद फॉर देयर ऑपरेशंस। गूगल ने आंध्र प्रदेश को चूज किया है। दिस इज एन एक्सेलेंट मूव। ट्रम्प की एक ईगो की वजह से वी आर लूजिंग इंडिया। आप वीडियो देख सकते हैं। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster
is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. We must move with Also making sure that the relationship with China is upgrading, थोड़ा अच्छा हो, which is not a good sign for America. कोई भी there is I don't see any kind of improvement in trade deal struck there. जो जहाँ पर था six before 6 months is still there. There is no improvement. But American big companies are coming out and investing in India, not only in technology like AI, cloud computing, data center. Lot of defense companies like Airbus are looking for another country or another space where they can manufacturing it. इसका बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका में लो एंड और मिडिल एंड स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है डिफेंस या उनकी आईटी टेक्नोलॉजीज में। जो मिडिल होता है, लोअर मिडिल होता है, वहाँ पर स्किल्ड लेबर्स ही नहीं मिल रहे हैं। और वो H1B वीज़ा के इशू के बाद तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है। अब हम बात करेंगे मोदी जी की 3 देशों की यात्रा में। मोदी जी ने पहले जॉर्डन गए थे, उसके बाद इथियोपिया गए थे और लास्ट में ओमन गए थे। पहले हम बात करेंगे जॉर्डन की। जॉर्डन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एंड ओपन सोसाइटी एंड ऑल्सो शेयर्स एन बॉर्डर विद इजराइल, वेरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसराइल से बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड इफ यू थिंक जॉर्डन हैज बीन फाइटिंग इस्लामिक टेररिज्म फॉर लास्ट 3 डेकेड्स, उसका एक अच्छा उदाहरण आपको चाहिए तो आपको 2006 में एक फिल्म आई थी रेडली स्कॉट की, बॉडी ऑफ लाइफ, वो देख सकते हैं। उस फिल्म में बताया गया कि हाउ जॉर्डन इज फाइटिंग टेररिज्म एंड इज़ वेरी गुड मूवी, आप देख सकते हैं उसके बारे में। सो जॉर्डन में हम गए थे। जॉर्डन में अच्छा एक हमारा नतीजा मिला, लॉट ऑफ ट्रेड डील साइन। एंड एथियोपिया, उसके बाद दूसरे दिन मोदी जी ने एथियोपिया गया था। तो मैं सरफेस एथियोपिया लुक्स एब्सोल्युटली वेल डेवलप्ड कंट्री, बहुत ही अच्छा वो दौरा था। वहाँ पर भी अच्छे डील ट्रेड डील हुए थे, वहाँ भी यात्रा बहुत अच्छी थी। लास्ट के 3 देशों की यात्रा में मोदी जी ने लास्ट गए थे ओमान। और ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन, उन सभी ने मोदी जी का बहुत बेहतरीन स्वागत किया था। इनफैक्ट देयर स्टेट ऑफ हेड हैज टेकन मोदी जी इन देयर ओन कार। Them to their place. That shows the kind of respect not Modi gets. Modi is just a representation of our Bharat. The respect that Bharat gets. ये और उन 3 देशों ने मोदी जी को उनके सर्वश्रेष्ठ सिविलियन ऑनर, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से उन्हें हॉनर किया था। और ये तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए बिग डील एनी मोर, बिकॉज मोदी जी हैव बीन गेटिंग दिस अवार्ड्स एवरी ईयर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। तो एक बड़ी डील नहीं है, पर ट्रेड डील में बहुत ही अच्छा हमें मिला था। अब बात करते हैं ओमन के। ओमन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट कंट्री, इवन दो इट्स इसकी कोई अहमियत बहुत लोगों को पता नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे तो सबको यही कहते हैं कि सऊदी अरेबिया, कतार और यूएई का नाम ही आता है। ओमन एक का नाम नहीं आता है। ओमन हैज लॉट ऑफ इंडियन डायस्पोरा। जब मोदी जी वहां पर गए थे मुझे पता चला कि बहुत बड़ी डायस्पोरा, लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, बहुत बड़ा डायस्पोरा है एंड इट्स वेरी पावरफुल डायस्पोरा। उसी की वजह से ओमन को पता है कि इंडियन डायस्पोरा ने उनकी देश की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम किया है। और इसमें एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी गुड्स बहुत देशों में होगी वो 95% टैरिफ फ्री होगी।
FTA ने साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, that 95% ऑफ द गुड्स विल बी टैरिफ फ्री, विच विल बी सुपर, बिकॉज ऑलरेडी हम अबाउट 35 to 40 billion यूएस की टैरिफ की वजह से हम वी आर लूजिंग दोस मार्केट. सो मोदी जी इज मेकिंग श्योर दैट वी आर कॉम्पनसेटिंग ऑन स्मॉलर कंट्रीज. अगर देखिए तो ये ऐसे, अगर 10 कंट्री से हम $3 या $4 बिलियन का एक्स्ट्रा करेंगे तो वी कैन कॉम्पनसेट दैट $40 बिलियन. इसे कहते हैं हम एक शूट पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा बिजनेसमैन है वो. ये 3 देश की यात्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द ईयर और बहुत महत्वपूर्ण और फ्रूटफुल था. बांग्लादेश में तो हमें पता है 2024 9 अगस्त 5 के बाद से almost 2.5 years हो गया है. Bangladesh is burning and they are especially targeting Hindus, Indian sympathizers, Indian supporters. वो हद से ज़्यादा हो रहा है. और 20th को, दिसंबर 20th को एक हिंदू को लिंच करके मार के जला दिया है. वो पूरे सोशल मीडिया को वायरल किया गया है. दे आर सेंडिंग ए मैसेज. पता नहीं हमारी भारत सरकार क्यों चुप है, पर उनको पता है हमसे ज़्यादा. हम तो कॉमन पीपल है. पर मुझे ये लगता है कि मोदी जी वेट कर रहे हैं देयर आर 2 रीजंस मोदी जी इज वेटिंग. क्योंकि उस सुबह मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि February 12 को देयर विल बी एन इलेक्शन, बट उसमें एक कॉन्ट्रेक्टिव भी है और बहुत सरप्राइजिंग है. ही सेड दैट इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 12th बट ही इज नॉट अनाउंस द रिजल्ट डेट. अरे कैसे भाई, इलेक्शन होगा तो रिजल्ट आना पड़ेगा ना. पता नहीं रिजल्ट कब देंगे. मे बी दे विल होल्ड ऑन द रिजल्ट इफ द रिजल्ट डज नॉट गोज टू देयर ओन प्लान. हो सकता है. तो मोदी जी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट आए, उसे बात करके जो मतभेद है वो इश्यूज वी कैन सॉल्व इट. और उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक इज दैट द 5 स्टेट इलेक्शन जो आ रहे हैं अप्रैल मई पे, especially Bengal and Assam. If BJP withholds Assam, which I think 91% a very good chance, if BJP wins Bengal, then it would be very easy for us to take any military or any kind of kinetic or non-kinetic action, because Bengal shares a huge land border with Bangladesh. और उसके बाद Assam, Bengal, Northeast India सभी से त्रिपुरा सब will have an BJP government that we can tackle it. उसके बाद अगर हमने सोच लिया कि हमें मिलिट्री एक्शन लेना है, then we can take it. मुझे लगता है उसके लिए वेट कर रहे हैं. पता नहीं क्या होगा रिजल्ट, क्या होगा आउटपुट. मुझे लगता है वी नीड टू वेट फॉर नेक्स्ट मोर अराउंड 6 to 8 months. उसके बाद ही बांग्लादेश का क्लियर पिक्चर आएगा. पर जो भी हो इस बार मुझे लगता है कि एनफ इज एनफ. वी शुड नॉट ओनली टारगेट बांग्लादेश और शोर पाकिस्तान. वी शुड टारगेट देम together, finish them off. We should take a leap out of Russia was यूक्रेन में किया, और अमेरिका जो वो टप्पू कहता था ना, I have stopped 8 wars, he started a own war. इसीलिए अगर हमने उनको अटैक किया ना तो उसकी मुंह नहीं होगी, या किसी वेस्टर्न कंट्री यूएन की कोई बोल नहीं सकता कि आपने ये क्यों किया. Because they should think and see their own ass. Hitler not moved into Russia, he had won the Second World War. He did one mistake. He did everything. What I mean is that from his point of view, he did everything right in completely trumpeting over the entire Europe. One mistake, and he did. If Mussolini had not invaded Greece, if Japan had not bombed Pearl Harbor, if the Soviets had not moved into Afghanistan, if Nehru had not neglected the advice of Sardar Patel on Kashmir, and if after the 1970 elections, after the 1970 National Assembly elections in Pakistan, Awami League, which had the largest number of seats, absolute majority, they would have allowed Mujibur Rahman to become the Prime Minister. There would have been no Bangladesh. One mistake. So what the mistakes? एक छोटी सी घटना हुई है ऑस्ट्रेलिया पे. ऑन जूस कम्युनिटी को टारगेट किया गया था. उनके सिडनी के एक बीच में पैलेस्टीनी सपोर्टर्स का. और
पता चला है कि वो लोग पाकिस्तान के लोग हैं, दे आर बोथ फादर एंड सन्स, एंड दे किल्ड अबाउट 12 पीपल एंड 30 हैव बीन इंजर्ड। और मुझे कोई मर्सी नहीं है ऑस्ट्रेलिया पे, मुझे तो मर्सी है, डेफिनेटली हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर जूस एंड इसराइल, बट नो मर्सी फॉर ऑस्ट्रेलिया बिकॉज दे अलाउड illegal immigrants into the country and Muslims especially. If you allow them, अगर आप सांप को अंदर घर में घुसने के लिए if you allow a snake into your house and expect not to bite you, it's not going to be possible. So जो भी ऑस्ट्रेलिया आज भुगत रहा है, it's of their own sins, like जो वेस्ट में हो रहा है, स्पेशली इन यूरोप में, they allowed illegal immigrants and Muslims. Now they are saying there is a problem. Why didn't you allow? Suffer. मुझे तो कोई उन पे कोई सिंपैथी नहीं है। और अब हम बात करते हैं धुरंधर के बारे में। फिल्मों के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि जो अच्छी फिल्म है तब बात करेंगे। तो धुरंधर, व्हाई इज धुरंधर वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर नॉट ओनली फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बट फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। धुरंधर एक न्यू इंडिया को बताता है। इट्स वेरी अनअपोलोजेटिक, इट्स वेरी डायरिंग, इट्स वेरी डायरेक्ट एंड इट्स वेरी रूड, रॉ, और इट्स शोज ए न्यू इंडिया फ्रॉम स्टोरी टेलिंग, from the way it has been picturized, the way technical brilliance इसमें है, characterization जो भी हो, it's top notch to an international standard. मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। Oh baby, you know what I wanna, got the trigger on, I'm gonna. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना। Get ready. I'm a king, but I pop from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my. दुनिया के कहीं भी जो फिल्म दर्शकों, they can relate with the film. One thing I really liked about it is that when you make a film on real life incident or from a book or from inspired for something which already happened, they always use the screen name for the characters very rarely, especially when it's very controversy. पर यहाँ पर आपने देखा होगा कि धुरंधर में आतिथ्य ने use the real characters name from, especially from Pakistan, all the characters are real names. उसके लिए बहुत ही जिगर और गट्स चाहिए। और most of them would have watched the film, 7 चैप्टर आता है और तीसरा चैप्टर है जो कि अक्षय खन्ना का चैप्टर है, who stole the limelight. रहमान डकैत की दी हुई मौत ये कसाई मौत دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شبيب عطني رقصة. उस चैप्टर का नाम है द बास्टर्ड ऑफ लेहारी. सो टू नेम द चैप्टर बास्टर्ड ऑफ लेहारी यू नीड व्हाट काइंड ऑफ गट्स यू शुड हैव ना. उसके लिए तो मुझे वही दैट्स व्हाट आई सेड दैट दिस इज न्यू इंडिया, इज अनअपोलोजेटिक एंड डायरिंग. बहुत सबने अच्छा काम किया. मैं फ्रॉम माधवन टू संजय दत्त टू रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल and अक्षय खन्ना. आई थिंक दिस इज हिज बेस्ट फिल्म टू टिल डेट. मुझे नहीं लगता कि भारत में आज Wanna get down for the night, yeah, demon. I just wanna feel, wanna breathe, wanna live it. Well, is it true that your love is a blessing? I just wanna feel, wanna love, wanna breathe it. Living it all out, I got no religion. I just wanna feel, wanna love, wanna breathe it. Is it on now? Is it on now? Better than अक्षय खन्ना in this role. उनका रोल बहुत ही द वे ही कैरिड आउट, द वे द करिश्मा द ऑरा ही हैड इज अनमैचेबल. और इस फिल्म में एक बहुत ही सरप्राइज आउट ऑफ सिलेबस का एक एक्टर था जो उन्होंने बेडी साहब ने काम किया था. आई नेवर एक्सपेक्टेड बेडी साहब टू डू दिस काइंड ऑफ रोल. वी हैव सीन देम इन दूरदर्शन 80s and 90s में, very humor, normal person, but he has done an excellent job as a villain.
वेरी कॉमेडियन काइंड ऑफ विलन। मुझे उनका काम बहुत पसंद था और उनको बहुत तारीफ मिल रही है एंड डिजर्व्स इट। अब बात करेंगे इस फिल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट मुझे जो पसंद है। राइट फ्रॉम साउंड डिजाइन, stunts, choreography, director of photography, editing, so प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स और सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग। कास्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं किया है। ये एक फिल्म में केस स्टडी है कि हाउ टू कास्ट द एक्टर्स। ऑल एक्टर्स आर फिटिंग टू द कैरेक्टर लाइक इट। एक एकदम मार्क है। आई डोंट सी एनीबडी कुड हैव डन दैट रोल बेटर और फिट इनटू दैट रोल बोथ फिजिकली एंड मेंटली। सो वो एक पहला चीज़ है। और इस फिल्म को इतनी बड़ी फिल्म बनाई है और उस बनाने के बाद उन्होंने 2 पार्ट में रिलीज किया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट दिस फिल्म इज देयर वाज वेरी लेस प्रमोशन, स्पेशली इन हमारे तमिलनाडु में तो ये पता ही नहीं चला कि ये फिल्म आ रही है। इस फिल्म को कोई प्रमोशन नहीं किया। नो, दे हैव नॉट गिवन एनी सिंगल इंटरव्यूज टू प्रमोट द फिल्म। they have never been to any reality show to promote the film। कोई चार्टर्ड प्लेन लेके पूरी कास्ट एंड क्रू ने हर एक सिटी में जाके इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया। दे केप्ट इट वेरी वेरी अंडर द रैप, सीक्रेसी इस फिल्म को रखा गया। इनफैक्ट प्रीमियर शोज भी कैंसिल किए हैं। दे बिलीव्ड इन द कंटेंट एंड वर्ड ऑफ माउथ एंड दे हैव डिलीवर्ड इट। एंड लास्ट, ये फिल्म क्यों बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, क्योंकि last 25 years में to me there are 2 films that really changed the scenario and the thinking and the outcome of the Indian film industry or Indian film industry। 2001 में आई थी लगान। that was one film that really changed lot। उससे पहले तो पीरियोडिक फिल्म नहीं चलती थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। There is no action when you show against a British Raj with a person fighting, but people expect to have some kind of action। उसमें action नहीं था। और एक फिल्म based on sports थी, क्रिकेट में फिल्म, स्पोर्ट्स में फिल्म इंडिया में नहीं चलती, पीरियोडिक फिल्म नहीं चलती। There is no action, a long film, but it broke all those and become a cult classic both commercially and critically। उस फिल्म की the impact that film had, Indian film industry, Bollywood made lot of different films for the till 2010, till 2015 तक बोल सकते। उसके बाद आई थी बाहुबली 2015 में। उसने एक और जंप क्रिएट किया, इट वेंट मच फर्दर। उससे पहले थे हमारे यहाँ 2 पार्ट्स में फिल्म बनती नहीं थी। यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल हमारी हिस्ट्री को दिखाने के लिए डरते थे। हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को 2 पार्ट्स में कहने को डरते थे। दैट फिल्म ब्रोक दैट। उसके बाद ये बहुत से आज 11 ईयर्स में देख रहे हैं ना, स्पिरिचुअल फिल्म्स, हिस्टोरिक फिल्म्स जो भी आ रहे हैं, सीक्वल्स, स्पेशली सीक्वल्स बोथ 1 2, उस फिल्म की सक्सेस ने ही मेड श्योर दैट फिल्म्स विल वर्क इवन इफ यू मेक द फिल्म्स इन सीक्वल्स एंड पार्ट 1 and 2। और उसके बाद 2025 में आई है धुरेंद्र। इट्स ब्रोकन मच मोर and giving the youngsters, especially youngsters and outsiders, filmmakers, creatives, you can make any films right now। आपकी जो भी इच्छा बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। You don't need songs, you don't need unwanted hype of heroism। एक पर्टिकुलर पैटर्न से फिल्म बनाने की आज कोई, there is no restriction। In fact, OTT के आने के बाद you can tell any story। You can tell a story about a beggar, of a small person, big person। सीरीज में बता सकते हो, एक OTT में आती है 7 एपिसोड्स में बता सकते हो, 10 एपिसोड में बता सकते हो। Now there is opportunity to tell your story। With this, Dhurandhar is breaking even more and making the ground even more affordable for new ideas and new creatives। उसके लिए आदित्य धर को मेरा सल्यूट and you deserve all the accolades and limelight। आखिर में बात करते हैं क्रिकेट। और क्रिकेट में They were challenged at times, but they won the big moments। It is 4 home Ashes series in a row। क्योंकि जो एक्साइटमेंट थी ना, मे बी बिफोर 2012 और 2011 तक, मैं बोलता हूँ लास्ट 15 ईयर्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। क्योंकि मैं एक 90s किड हूँ, 80s किड हूँ, तो मुझे एक इन दोज डेज 90s में तो स्टार स्पोर्ट्स सीरीज में हर एक सीरीज इंटरेस्ट था। इवन जिम्बाब्वे श्रीलंका सीरीज हो सकती, इंडिया जिम्बाब्वे वाज एक्साइटिंग, हर एक सीरीज इंटरेस्ट था मुझे। वो सब सीरीज के रिजल्ट्स मालूम है।
वो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स बन, बट आज कोई एक्साइटमेंट है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलवेज वन साइडेड व्हेन समवन इज प्लेइंग इन ए होम सीरीज, वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू रिजल्ट। कोई भी मैच हो रहा हो, हमें पता है कि द रिजल्ट इज गोइंग टू बी समवेयर नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट हमें रिजल्ट पता है, सो एक्साइटमेंट नहीं है। पर एक्सेप्ट 2020 देयर इज नो एक्साइटमेंट, बट एशेस में जो दुनिया की सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है उसका हो रहा है, और 4 मैचेस खत्म हुए हैं। अगेन ऑस्ट्रेलिया वन देयर होम 4-1 करके, फोर्थ टेस्ट इंग्लैंड ने जीता है, सो अब रिजल्ट हुआ है 4-1। फिफ्थ टेस्ट इज गोइंग ऑन राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, बोथ द कैप्टन्स ग्राहम स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के कैप्टन रूट ने दोनों ने सेंचुरी मारी है सिडनी पे, सो इट्स गोइंग ऑन। रिजल्ट क्या होगा पता नहीं। आई फील दैट ऑस्ट्रेलिया विल विन, और इट विल बी एन ड्रॉ, इट विल बी 3-1 और इट विल बी 4-1। मुझे नहीं लगता इंग्लैंड विन कर सकते। इफ इंग्लैंड विन्स दैट कुड बी ग्रेट। और इंग्लैंड के जो एशेस के बारे में, लास्ट 40 years देयर हैव बीन 11 टेस्ट सीरीज एंड प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया बाय इंग्लैंड, एंड दे हैव वन ओनली 2, and with 54 test matches played in Australia by England, they have won only 9 and lost 36. That shows the dominance of Australia. मुझे लगता है कि Ashes is competitive only in England, played in England. When you play in Australia, बहुत it's been one-sided. England had won only in 1986. उसके बाद 2010 में उन्होंने जीता था. But Australia, when they win comprehensively, so splendidly. Sometimes they go even whitewash. आखिर में बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुए सीरीज के बारे में। आफ्टर द ह्यूमिलिएशन डिफीट अगेंस्ट न्यूजीलैंड लास्ट ईयर 3-0 एट होम अगेंस्ट न्यूजीलैंड टीम, आई थिंक इफ वुड हैव लॉस्ट, अगर हमने फ्लेमिंग के टीम के ऑपोजिट लूज किया होता तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट। फ्लेमिंग हैड अ गुड टीम, फ्लेमिंग, एस्टल, मैकमिलन, क्रेन्स थे, विटोरी थे, हैरिस थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, बट वी वॉन अगेंस्ट दम इन इंडिया एंड ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव इन न्यूजीलैंड, बट लूज अगेंस्ट दिस अननोन, दो कुछ भी नहीं, इवन देयर वाज no stars, and lose against them 3-0 at home is humiliating. That's where I think मुझे लगा कि इंडिया टेस्ट टीम को एक बहुत बड़ा झटका एंड इस अलार्म। और एक साल बाद अगेन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट दिस साउथ अफ्रीकन टीम यू लूज 2-0 at home, if you lost against हैंसी कुरोनी टीम और शैन पोलक टीम और ग्राहम स्मिथ टीम, आई वुड हैव फेल्ट ओके फाइन, वो तो अच्छे टीम है, वो दैट इज फाइन। बट व्हेन यू लूज अगेंस्ट दिस साउथ अफ्रीका टीम, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक वी आर गोइंग डाउन, वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। बीसीसीआई हैज टू फाइंड एंड नर्चर गुड टेस्ट क्रिकेटर्स। अच्छा हुआ कि हमने 2022 से जीता और वनडे सीरीज 3-1 से जीता है, जो हमारी दैट सेव्ड आवर फेस, बट वी डिड नॉट एबल टू वाइट वॉश देम इन वनडे और 2020। लेट्स सी हाउ इट गोस। और वैसे भी तो नेक्स्ट मंथ से तो 2020 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है इंडिया और श्रीलंका में, सो होप देयर विल बी सम इंटरेस्टिंग मैचेस एंड इंडिया विंस द 2020 वर्ल्ड कप अगेन, विच दे वन 2 years बिफोर अंडर रोहित शर्मा। तो ये थी, बहुत बड़ी वीडियो होगी। वी ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स हैपेंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। धन्यवाद, जय हिंद।